हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज समृद्धि आईएएस के साइंस के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप अगर अपने दिमाग में बीपीएससी की तैयारी को आपने रखा है तो साइंस को छोड़कर आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी जो है प्रतिवर्ष अपने एग्जाम में कम से कम साइंस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हैं, तीनों सब्जेक्ट में मिला करके 30 क्वेश्चंस जो है वो आपको साइंस से देखने को मिलते हैं। यानी आप अगर साइंस की तैयारी ढंग से नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपनी सफलता को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आपको सफल होने के लिए साइंस के विषय पर एकदम कंसंट्रेट होकर आपको तैयारी करनी होगी। तो आज साइंस में हम समृद्धि आईएएस की तरफ से केमिस्ट्री की क्लास को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में आप साइंस की ही बात कीजिए। साइंस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर कुछ पढ़ना होता है साइंस में तो वो होता है सबस्टांस मैटर की बात, यानी पदार्थ की बात। तो जब आप पदार्थ की बात करेंगे तो आप सभी जानते होंगे, पिछले क्लासों में आप लोगों सभी ने पढ़ा होगा, ये सभी आप जानते हैं कि पदार्थ जो है वो है क्या, यानी मैटर सबस्टांस जो है क्या। तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ जो है वो जब बना होता है तो एक छोटे छोटे कण होते हैं, यानी प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको कहा जाता है परमाणु। तो हम लोग परमाणु से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक क्लास होगी। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता होगा साइंस के बारे में, वो भी अगर यहाँ से क्लास करेगा तो उसको सारी चीजें समझ में आएंगी। एकदम बेसिक से लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा पहला, वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना। चलिए देखिए, हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के चल रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। अब देखिए, बात आती है परमाणु की तो पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि परमाणु है क्या। देखिए, तो इसमें दो शब्द है, परम और अणु। परम और अणु। परम का मतलब हो जाता है अंतिम, और अणु का मतलब हो जाता है कण, अंतिम कण। यानी परमाणु क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, परमाणु क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर वह बना होता है, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, यानी एटम कहलाता है। तो एटम के बारे में क्या जान गए कि एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस या किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये आपने जान लिया। और अभी वर्तमान में जो परमाणु मॉडल है वो ये है। अभी जो वर्तमान में जो परमाणु मॉडल जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो ऐसा है। इसमें क्या है, तो ये जो वर्तमान में परमाणु मॉडल है वो एक गोलाकार मॉडल है परमाणु का, जिसमें इसके बीच में सेंट्रल पॉइंट में जो है वो न्यूक्लियस होता है, और इसके न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट जो पार्ट होते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो परमाणु मॉडल आपके सामने है, इस परमाणु मॉडल तक पहुंचने के क्रम में, यहां तक पहुंचने के क्रम में बहुत सारे सिद्धांतें, बहुत सारी मॉडल जो है हम लोग को देखने को मिली है, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। आप लोग हर पॉइंट को एकदम अच्छे से ढंग से इसको समझिएगा। क्या देखा आपने, परमाणु के बारे में देखा कि परमाणु क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु थ्योरी की। इस परमाणु मॉडल के संबंध में सबसे पहले जॉन डाल्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जो डाल्टन थे, डाल्टन
डाल्टन साहब ने यह बताया था परमाणु के बारे में कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है। क्या बताया था जी? इन्होंने 3 बातें परमाणु के संबंध में बताई थी। पहला बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी एटम इज, ध्यान दीजिएगा, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। क्या दिया था? एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है। ध्यान दीजिएगा बात पे। डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है। दूसरा बात क्या बताया था कि परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। ठीक है, यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या बताई थी कि एक तत्व के परमाणु में, ठीक है, यानी एक तत्व के परमाणु में उसके जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। यानी कोई सी भी तत्व का कोई एटम होता है तो वो प्रॉपर्टी में इक्वल होता है। क्या बताया था उन्होंने कि तत्व के सभी परमाणु गुण में समान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी, डाल्टन का जो सिद्धांत था उसमें डाल्टन साहब ने क्या बताया था? तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और तत्व के सभी परमाणु, जो तत्व के जो परमाणु होते हैं उनमें उनके जो है सारे गुण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। यानी एक तत्व के जितने भी परमाणु आपको देखने को मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? एक समान होगी। ठीक है, ये डाल्टन का सिद्धांत था। इनमें 3 बात उन्होंने बताई थी। ठीक है, अब ये डाल्टन का जो सिद्धांत था इसको कहा गया डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, इसी को नाम दिया गया डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे कि जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो दिया वो क्या दिया? परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। ध्यान दीजिएगा बात पे। जॉन डाल्टन जी ने जो था वो परमाणु का मॉडल नहीं दिया था। डाल्टन ने परमाणु का मॉडल नहीं दिया था। क्या दिया था? तो डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, तो डाल्टन ने क्या दिया? डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। कब दिया था? तो 1808 में। ठीक है, 1808 में डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। अब इससे संबंधित बातें जो है मैं क्लियर कर दूं एक बार फिर से। डाल्टन ने 1808 में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? तो पहली बात बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु जो है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको परमाणु कहा जाता है। तीसरी बात क्या बताई कि एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वो गुण में एक समान होते हैं। यानी कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एक समान होती है। ये हुआ डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। इसके बाद देखिए डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत था, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। इनके बाद एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिन्होंने सबसे पहले परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। देखिए, जिनका नाम है थॉमसन। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ध्यान दीजिएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन जो आए तो इन्होंने सबसे पहले, पूछा जाए क्वेश्चन आए कि सबसे पहले परमाणु का मॉडल किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया। ठीक है, परमाणु का जो पहला मॉडल था वो किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया। देखिए इनका परमाणु मॉडल कैसा था?
थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें थॉमसन साहब ने बताया कि परमाणु जो है वो एक धन आवेशित गोला है। ठीक है, परमाणु जो है वो क्या है, एक धन आवेशित गोला है ऐसे, जिसमें जो है प्रोटॉन होता है, पूरा प्रोटॉन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चिपके रहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात पे, ये प्रोटॉन हुआ और ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे वितरित रहते हैं। ये जो मॉडल था ऐसा, ये मॉडल जो था वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था। ठीक है, तो थॉमसन साहब इसमें क्या बता गए थे, देखिए ध्यान से, इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है, थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उसमें थॉमसन ने बताया था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वितरित रहते हैं। अब ध्यान देने की बात क्या है, इनके परमाणु मॉडल को एक और दूसरा नाम दिया गया जिसको कहा जाता है थॉमसन का परमाणु का तरबूज मॉडल। ठीक है, क्या कहा जाता है दी, तरबूज मॉडल, थॉमसन के परमाणु का तरबूज मॉडल, या इसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब देखिए इसमें क्या बताया था, इसको तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था इसकी तुलना जो था, इसका कंपैरिजन जो किया गया है वो तरबूजे की तरह किया गया। जैसा आपने देखा है ये एक तरबूजा हो गया, तो तरबूजे की कल्पना प्रोटॉन के साथ और उसमें उपस्थित जो उसके बीज होते हैं उस बीज की कल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ की गई। ठीक है, तो ये परमाणु मॉडल जो था थॉमसन साहब का, थॉमसन साहब के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है, तो परमाणु का तरबूज मॉडल। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन होगा कि परमाणु का तरबूज मॉडल या परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया। ठीक है, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल जो है वो किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो तरबूज होता है वो प्रोटॉन है तथा उसमें जो उसके बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने ये बताया। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन साहब का जो परमाणु मॉडल आया ये आपको आया था 1898 में, 1898 में आया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। दो चीजें आप जान गए, क्या जान गए, परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, परमाणुवाद का सिद्धांत जो जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत आपको, तो 1808 में दिया था। दूसरी बात क्या जान गए, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो होता है वो तरबूज मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल है, जिसमें तरबूज की तरह प्रोटॉन और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीड्स की तरह होते हैं, उसकी कल्पना की गई है। ये 1898 में आया था। ठीक है, ये इसके बाद लेकिन इसका कुछ दोष आ गया। इसके बाद आप देखेंगे जो भी मॉडल आते गए उसमें कुछ ना कुछ दोष आते गए। दोष इसमें क्या था, इन्होंने बताया था, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं ऑलरेडी कि परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन जो होता है उसका द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच यानी धन आवेश और ऋण आवेश के बीच किस तरह से बॉन्ड है, किस तरह से बंधन है, कौन सा बल किस तरह से कार्य करेगा और ये परमाणु जो है वो किस तरह से स्टेबल होगा, इसकी व्याख्या कर पाने में ये असमर्थ हो गए। ठीक है, यानी परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में और इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो बल होता है वो किस तरह से एक दूसरे से बंधे होते हैं, यह स्पष्ट कर पाने में थॉमसन जो थे वो असमर्थ हो गए। और इनका ये परमाणु मॉडल जो है, इनके बाद आए रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन जो प्रयोग था वो इस बात उसका जो था उसको ये तथ्य जो है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब इस आधार पे उनका जो प्रयोग था अल्फा प्रकीर्णन वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जो थे इन्होंने बताया था कि प्रोटॉन जो है वो पूरे परमाणु पर वितरित है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे परमाणु पर वितरित है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है वो तो पूरे परमाणु पे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब प्रोटॉन पूरे परमाणु पे है तो द्रव्यमान भी तो पूरे परमाणु पर हो जाएगा। लेकिन अल्फा स्कैटरिंग जब एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने क्या देखा था कि अधिकांश किरण जो थी उसके बाहर निकल गई थी उनके एक्सपेरिमेंट में। तो जब किरण उसको पार करके बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब कि मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो खाली है, यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई भारी कण नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो भारी कण है, प्रोटॉन है। तो इसलिए ये जो है उनकी जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग थी उसको ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनका जो था ये मॉडल जो है बाद में गलत साबित हुआ और तब आए रदरफोर्ड। ध्यान दीजिएगा, तो दो बात आपने समझ लिया, क्या समझ लिया, पहला कि डाल्टन साहब ने क्या दिया, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया,
और थॉमसन साहब ने क्या दिया, तो परमाणु का तरबूज मॉडल दिया। उसमें क्या बताया कि तरबूज जो है वो इसकी तुलना उन्होंने प्रोटॉन से की तथा इसमें उपस्थित सीड की जो तुलना थी उन्होंने इलेक्ट्रॉन से की। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ध्यान दीजिएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, देखिए ये क्या है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ये आपको आया 1911 में, ठीक है, 1911 में। इन्होंने क्या किया, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पे अल्फा किरणों के प्रहार के बाद प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको आप क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ध्यान दीजिए इस पे। इसके लिए क्या किया, रदरफोर्ड ने एक सोने का पत्थर लिया, गोल्ड फॉयल इसको बोलते हैं, क्या लेते हैं जी, गोल्ड फॉयल। क्वेश्चन यहीं से बनता है, ध्यान दीजिएगा। गोल्ड फॉयल क्वेश्चन पूछता है कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन में धातु के किस, ठीक है, किस धातु का प्रयोग किया था, यानी किस धातु के फॉयल का प्रयोग किया था, तो सोने का, याद रखिएगा, गोल्ड फॉयल का यानी सोने की पत्ती का उन्होंने यूज किया था, ठीक है, अपने अल्फा प्रकीर्णन जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया, यहां से जो था अल्फा किरणों का प्रहार कराया। ध्यान दीजिएगा, अल्फा किरणों का प्रहार कराया। तो जब अल्फा किरणों का प्रहार उन्होंने कराया, ये अल्फा रेज थी, अल्फा रे, ठीक है, और अल्फा रे जो होती है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली अल्फा किरणों का जब प्रहार कराया जा रहा है, तो इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम किरण इसको पार करके बाहर निकल गई। अब ध्यान दीजिएगा बात पे, जब मैक्सिमम किरण पार करके बाहर निकल जाती है, इसका मतलब कि रास्ते में कुछ नहीं है। जब रास्ते में कुछ नहीं होगा तो ही इसको पार करके बाहर निकल जाएगी ना। अगर कुछ होता तो वहां से टकरा के वापस लौट जाती या फिर अपने मार्ग से क्या होती, इधर उधर भटक जाती। लेकिन मैक्सिमम किरण जो इसको पार करके बाहर निकल गई, इससे क्या पता चला कि परमाणु का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। लेकिन उसमें इन्होंने देखा कि जो किरण एकदम परमाणु के बीच वाले भाग से, यानी ये जो गोल्ड फॉयल है, इसके सेंटर से बीच वाले पार्ट से जो किरण टकराती है, वो जो है वहां से क्या होती है, अपने स्थान से भटक जाती है और एक किरण जो है एक बड़ा एंगल बनाते हुए वापस लौट आई। तो वापस लौट आई तो इससे पता चला कि परमाणु के सेंट्रल पॉइंट में कोई भारी कण है। क्या है जी, कोई भारी कण है, और जो कण है वो पॉजिटिव चार्जेबल है, ठीक है। यानी परमाणु के बीच में जो भाग है वो क्या है, पॉजिटिव चार्जेबल है, ठीक है, पॉजिटिव है, कहने का मतलब कि धन आवेशित कण है। क्यों धन आवेशित कण है ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेबल है, तो ये कैसे है, चूंकि ये जो है पॉजिटिव चार्जेबल है और ये पॉजिटिव चार्जेबल है, तो ही इससे दूर भाग रही है। अगर ये नेगेटिव चार्जेबल होता तो ये वहां रुक जाती, लेकिन ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहां से टकरा के क्या होती है, वापस चली आती है। तो इसमें क्या देखा इन्होंने कि रदरफोर्ड ने क्या देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली है, लेकिन परमाणु के बीच में कोई धन आवेशित भारी कण है। तो इसी धन आवेशित भारी कण को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस यानी नाभिक। अब देखिए क्वेश्चन क्या समझ निकल के आया सामने कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, यानी नाभिक की खोज किसने की, ठीक है। तो नाभिक को किसने खोजा जी, न्यूक्लियस को, तो रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, तो रदरफोर्ड ने। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस कहां है, तो परमाणु के सेंट्रल में है। पूछा जाए कि नाभिक किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस किसे कहा जाएगा, तो क्या बताइएगा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी परमाणु का मध्य भाग जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया न्यूक्लियस और इसके ऊपर ये जो है वो क्या हो गया, ये परमाणु। अब इसमें क्या दिखाई दिया कि ये जो न्यूक्लियस है इसका आकार और ये परमाणु का आकार, दोनों में बड़ा कौन है, तो परमाणु का आकार जो है वो न्यूक्लियस के आकार से बड़ा है और न्यूक्लियस जो है वो परमाणु के आकार से क्या है, छोटा है। उसके बाद क्या बताया इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि परमाणु के बीच वाले भाग को नाभिक कहा जाता है और वह एक धन आवेशित भाग है, ठीक है। तो ये धन आवेशित भाग हो गया।
अब इसी को न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस के अंदर बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि आप देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, न्यूक्लियॉन। तो इसमें कौन कौन रहता है न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके न्यूक्लियॉन, यानी वे पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो परमाणु है और ये जो नाभिक है, तो नाभिक को यानी न्यूक्लियस को किसमें मापा जाता है, परमाणु को किसमें मापा जाता है, दोनों को याद रखिएगा। जो एटम है यानी परमाणु है, परमाणु को हमेशा एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है जी, परमाणु को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है, परमाणु को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। जहां पे 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। कितना होता है जी एंगस्ट्रम का वैल्यू, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये क्या होता है, परमाणु को मापा जाता है एंगस्ट्रम में, यानी परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या रेडियस। तो परमाणु की रेडियस कितनी हो जाएगी, परमाणु की रेडियस होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो परमाणु को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, जबकि न्यूक्लियस को फर्मी मीटर में मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाभिक को फर्मी मीटर में मापा जाता है। तो नाभिक को फर्मी मीटर में मापा जाता है, और नाभिक की जो त्रिज्या हो जाएगी, नाभिक की त्रिज्या यानी नाभिक की त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर -15 मीटर। इसको फर्मी मीटर में मापा जाता है। तो 1 फर्मी मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या दिया, आपने 3 चीजें देखी। क्या देखा, सबसे पहले आपने क्या देखा, डाल्टन साहब ने क्या दिया, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। सबसे पहले परमाणु का मॉडल किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया। थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है, परमाणु का तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। तीसरा बात, रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की और क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10 टू द पावर -15 मीटर होती है। उसके बाद इन्होंने एक चीज बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता रहता है तो इन्होंने भी एक गलती कर दी। परमाणु का जो मॉडल इन्होंने दिया रदरफोर्ड ने, तो ये सब चीजें तो इन्होंने बता दी, लेकिन इनके मॉडल का एक ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक करने का मतलब हो गया कि एक दोष आ गया, क्योंकि इन्होंने भी यह नहीं बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनकी जो है संख्या किस सेल में, मतलब सेल के बारे में इन्होंने नहीं बताया, परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने नहीं बताया। उससे होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बात पे, अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, और उनका जो एनर्जी लेवल क्लियर नहीं होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते क्या होंगे, उसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है, और जब एनर्जी उत्पन्न होती है तो घूमते घूमते एनर्जी लूज होगा, और लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आकर के कहां गिर जाएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल क्लियर नहीं था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो करते करते आकर के एक समय ऐसा आएगा कि वो एनर्जी लूज करेगा और आकर के न्यूक्लियस के अंदर में ही गिर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर में जब गिर जाएगा तो न्यूक्लियस ही एक्सपॉइल हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इनकी जो ये मॉडल थी उनका ये दोष साबित हुआ। दोष ये साबित हुआ
कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्टेबिलिटी को नहीं दिखा पाया। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष क्या है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष यह था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था वो परमाणु के अस्थायित्व को, स्टेबिलिटी को नहीं दिखा पाया। ठीक है, क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक हुआ और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे रोटेट करते रहता है, तो रोटेट करते रहता है तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी एनर्जी लूज होगी, और लूज होगी तो एनर्जी ये क्या होगा, आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा यानी विस्फोट होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो यही इनकी जो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल थी उसका दोष था, और दोष क्या था कि ये जो है परमाणु के अस्थायित्व को नहीं दिखा पाया। ठीक है, परमाणु के जो अस्थायित्व है उसको नहीं दिखा पाया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये इनका दोष साबित हुआ। तो ये 1911 में थे। इनके जस्ट बाद 1913 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था नील्स बोर। ध्यान दीजिएगा, 1913 में नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल कॉन्सेप्ट दिया है। 26। ठीक है, नील्स बोर जो थे इन्होंने क्या किया, तो नील्स बोर जब आए तो इन्होंने परमाणु का जो था, परमाणु के बाहर जो सेल होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। देखिए कैसे बताया, नील्स बोर ने दिया सेल कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या दिया जी, सेल कॉन्सेप्ट दिया नील्स बोर ने। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने जब आया, नील्स बोर जब आया तो इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक के बाहर जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं उसकी सेल, उस पथ को, उस रास्ते को, उस जगह को, उस स्फेरिकल पार्ट को इन्होंने कक्षा कहा, सेल कहा, ऑर्बिट कहा। ठीक है, यानी जो जहां पे, यहां पे देखिए ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हो गया सेल। तो जिस पथ पे ये घूमते हैं इसका नाम इन्होंने दिया KL M N O P और Q। ठीक है, KL M N O P Q 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस पथ पे घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, जिस आउटर मोस्ट भाग में, उसको क्या कहा इन्होंने कि ये सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, और इसमें ऑर्बिट में इन्होंने बताया, इन्होंने ऊर्जा स्तर के बारे में बताया, एनर्जी लेवल के बारे में बताया। क्या बताया इन्होंने बताया एनर्जी लेवल के बारे में, यानी ऊर्जा स्तर के बारे में। क्या बताया कि प्रत्येक कक्षा में जो ये KLM है, OPQR है, इसमें Q तक 7 जो सेल हैं, इसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक सेल में अधिक से अधिक 2n², मैक्सिमम जो है 2n²। ठीक है, प्रत्येक सेल में मैक्सिमम 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये जो सेल था इन्होंने बताया कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 से भी इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो पहली सेल में अगर पूछा जाए कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आप क्या बोलेगा, 2 इंटू n का वैल्यू, वेयर n इक्वल टू, जहां n इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू क्या हो जाता है जी, नंबर ऑफ सेल हो जाता है। तो पहली सेल में अगर निकालना होगा कि फर्स्ट सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2। दूसरे सेल में देखेंगे क्या होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, 8। फिर 3 थर्ड में 18। ऐसे कर करके आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस सेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक सेल में अधिकतम 2n² के बराबर जो है वो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन्होंने बताया ऊर्जा लेवल के बारे में, उन्होंने ऊर्जा लेवल को
KLMNOP से डिनोट किया और बताया कि जिस सेल में प्रत्येक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इन्होंने क्लियर किया। इन्होंने सेल कॉन्सेप्ट दिया नील्स बोर ने क्या दिया? नील्स बोर ने सेल कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक सेल में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 3 और स्टेटमेंट दिए, ध्यान दीजिएगा तीनों स्टेटमेंट पे, ठीक है। इन्होंने जो 3 स्टेटमेंट दिए वो क्या दिए? नील्स बोर के 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, जब इलेक्ट्रॉन सेम सेल में, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया सेल, तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम सेल में, अगर इसी सेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, ये 2 हो गया, ठीक है, अगर सेम सेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो न तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और न ही एनर्जी लेवल घटेगा। पहला बात होता है। दूसरा बात क्या बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, यानी नजदीक वाले सेल से, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल से इस सेल में जाता है तो एनर्जी लेवल बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि नजदीक वाले सेल से जब इलेक्ट्रॉन दूर वाले सेल में जाएगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन दूर वाले सेल से नजदीक वाले सेल में आएगा तो एनर्जी लेवल घटेगा। और जब इलेक्ट्रॉन सेम सेल में, एक ही सेल में घूमता रहेगा, एक ही सेल में रिवॉल्व करता रहेगा तो एनर्जी लेवल ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। ये 3 चीज इन्होंने बताया। देखिए क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी लेवल न तो बढ़ेगा न घटेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन नजदीक वाले सेल से दूर वाले सेल में जाता है तो देखिए, जैसे आप देखिए, समझिए कैसे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और उस स्टूडेंट को आप 5वीं कक्षा से निकाल करके 8वीं कक्षा में डाल दीजिएगा तो उसका एनर्जी लेवल जो है, यानी उसकी ज्ञान जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप 8वीं कक्षा में डालेंगे तो उसका तो ज्ञान बढ़ेगा ना जी। और वही 8वीं कक्षा के बच्चा को आप लेकर के पहली कक्षा में डाल दीजिएगा तो फिर तो वहां पर उसका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो यही है कि जब आप नजदीक से दूर भेजिएगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और दूर से नजदीक बुलाएगा तो एनर्जी लेवल घटेगा। यानी यदि इलेक्ट्रॉन और एक ही सेल में रहेगा, यानी बार बार वो एक ही कक्षा में रहेगा तो क्या होगा? अगर एक ही कक्षा में स्टूडेंट को रहने दीजिएगा तो क्या होगा? उसका ज्ञान ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो फिर यह वही बात है कि यदि इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में रहता है तो एनर्जी लेवल ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन नजदीक के सेल से दूर के सेल में जाएगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगी, ठीक है। नजदीक से दूर जाएगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगी। वहीं तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? यदि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन दूर से नजदीक सेल में आएगा तो एनर्जी लेवल, दूर से नजदीक आएगा तो क्या होगा? एनर्जी लेवल घटेगी, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट जो था वो किसने दिया? तो नील्स बोर ने दिया, ठीक है। नील्स बोर ने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम ही सेल में, एक ही सेल में घूमता रहता है तो एनर्जी लेवल स्थिर रहेगी, उसमें कोई ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन नजदीक के सेल से दूर के सेल में जाएगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और दूर से नजदीक आएगा तो एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा? घटेगा। और इन्होंने क्या बताया कि सबसे नजदीक न्यूक्लियस के, ये जो न्यूक्लियस है इसके सबसे नजदीक वाले सेल को के सेल और सबसे दूर वाले सेल को क्यू सेल कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो रिलेशन है ये सीधा आपका पीरियोडिक टेबल से दिखाई देता है, ठीक है।
इसका जो रिलेशन आपको दिखाई देता है सेल कंसेप्ट का, ये सीधा कहां से दिखाई देता है, पीरियोडिक टेबल से दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं परमाणु के 7 सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं। सेल की संख्या जो है यहाँ पे आपको 7 दिखाई देती है, 7 सेल दिखाई देते हैं। तो ये जो 7 सेल है ये आपको सीधे पीरियोडिक टेबल से रिलेशन दिखाई देता है, जहां पे पीरियोडिक टेबल में आपको क्या दिखाई देता है, 7 आवर्त देखने को मिलते हैं। वहां पे 7 आवर्त यानी 7 पीरियड आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने क्या क्या देखा आपने आज क्लास में क्या क्या देखा, तो स्टार्ट से आपने 4 चीजें देखे परमाणु के बारे में। 4 चीजें आपने देखी, क्या क्या देखी, देखिए आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले आपने देखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या देखा जी, डाल्टन का परमाणु। हाँ जी, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। उसके बाद क्या लिखा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद क्या देखा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। इसमें क्या देखा आपने, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में न्यूक्लियस की खोज। क्या देखा आपने, नाभिक की खोज, न्यूक्लियस को देखा आपने। न्यूक्लियस क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्जेबल होता है, ठीक है, धन आवेशित कण होता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल में आपने क्या देखा, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। और डाल्टन का जो परमाणुवाद का सिद्धांत था, इसमें क्या देखा, इसको सिर्फ देखा, इसमें कोई मॉडल नहीं था, इसमें क्या था, सिद्धांत था, परमाणुवाद सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद आपने बोर का क्या देखा, बोर का परमाणु मॉडल में आपने क्या देखा, बोर का परमाणु मॉडल। इसमें आपने क्या देखा जी, तो इसमें आपने देखा सेल कॉन्सेप्ट, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक सेल में जो है अधिकतम कितनी जो है ऊर्जा लेवल होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन 4 चीजों को देखा आपने। इसमें भी देख लीजिए जॉन डाल्टन का जो था वो कब आया था, 1808 में, 1898 में, 1911 में और 1913 में, ठीक है। ये चीजें आपने देखी, ठीक है। तो परमाणु मॉडल का जो आज का क्लास था वो यहीं पे खत्म किया जाता है, और इसके अगले पार्ट में हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।